प्रिय स्टूडेंट, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं प्रभु सर आप सभी की सेवा में उपस्थित हो गया हूं। आज के क्लास में मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूं फिजिक्स यानी क्लास 10th का। जो भी बच्चे 2026 में एग्ज़ाम देंगे उन सभी के लिए ये मैं कंटिन्यू क्लास ला रहा हूं और पूरा सिलेबस मैं कंप्लीट करा दूंगा। मैं आपसे वादा किया हूं और साथ ही साथ मेरे चैनल से के माध्यम से एक व्हाट्सएप ग्रुप जो बनाए हैं हमने, उसके माध्यम से आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जा रहा है। इसीलिए आप सभी इस क्लास को डेली करने का प्रयास करिएगा, साथ ही साथ इस क्लास को शेयर करने का प्रयास करिएगा। ये क्लास एक बेहतरीन तरीक़ा से चल रही है डेली। कुछ कारण वजह से इस पिछले क्लास यानी नहीं ले पाए थे एक दो रोज़, तो उसके लिए हम जो है थोड़ा सा आपसे इसके लिए कुछ नहीं कहना चाहेंगे हम, मतलब वो हमारी थोड़ी सी मजबूरी थी जिसके कारण जो हम नहीं ले पाए आप सभी का क्लास। अब यहाँ देखिए ये चल रहा है फिजिक्स में प्रकाश का परावर्तन। इसके बारे में मैंने ये 6 क्लास हो चुका है। कितना क्लास हो चुका है? 6 हो चुका है। अब ये क्लास कौन सा होगा? 7वां क्लास ये आज होगा। ये कौन सा क्लास होगा आज? ये 7वां क्लास होगा आज। ये 7वां क्लास यानी आज स्टार्ट हो गया है। आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि यदि आप अभी तक उन सारा क्लासों को नहीं देखे हैं तो जा करके ज़रूर देखिएगा। हम आपसे रिक्वेस्ट करके कहते हैं पहले उन सभी क्लासों को देखिए, उसके बाद लाइन बाय लाइन इस क्लास को देखने का प्रयास कीजिए। अब यहाँ पे देखिए क्या प्रकाश का परावर्तन को थोड़ा सा समझाने का प्रयास करिए आप लोग। सबसे पहले मैं वहाँ से स्टार्ट करूँगा इस क्लास को जहाँ से मैंने छोड़ दिया हूँ। चलिए तो कहाँ से छोड़ा था? ये सब हो चुका है बिल्कुल बेहतरीन तरीक़ा से। क्या ये जो हो चुका चिन्ह ये सब भी हो गया है? ये हो गया, ये तो हो गया, बिल्कुल हो गया है। ये हुआ। अच्छा, साइड मिरर ये तक हो गया कि साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है, यहाँ तक हमने देख लिए। अब चिन्ह परिपाटी ये क्या चीज़ है? अच्छा, ये यहाँ से स्टार्ट होगा। चिन्ह परिपाटी के पास से क्या होगा? स्टार्ट होगा। चलिए चिन्ह परिपाटी से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए चिन्ह परिपाटी। आखिर चिन्ह परिपाटी का अर्थ होता है चिन्ह को बदल दिया जाना। यहाँ देखिए जब दर्पणों में बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति आगे पीछे सीधा उल्टा बदलती रहती है तो इसे समझने के लिए एक नियम बनाया गया जिसे चिन्ह परिपाटी कहते हैं। कहा जब दर्पण में प्रतिबिंब जो बनता है उस स्थिति में प्रतिबिंब जो है आगे पीछे उल्टा यानी बदलती रहती है, तो इसे समझने के लिए एक नियम बनाया गया जिसे क्या कहते हैं? चिन्ह परिपाटी कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? चिन्ह परिपाटी कहते हैं। बिल्कुल इस बात को समझिए। यहाँ पर देखिए कर इसके नियम इस प्रकार, इसके कुछ नियम है। यहाँ देखिए सभी दूरियां दर्पण से मापी जाती है। जितना भी दूरी होगा उसको दर्पण से मापी जाएगी। क्या होगी? दर्पण से मापी जाएगी। उसके बाद के प्रकाश की किरण जिस दिशा में जाती है उसे क्या कहते हैं? धनात्मक माना जाता है। प्रकाश की किरणें जिस दिशा से में जाती है, यानी कह रहा है प्रकाश की किरण जो है न जिस दिशा में जाती है उसे धनात्मक माना जाता है। प्रकाश की विपरीत दिशा में मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है। प्रकाश की विपरीत दिशा में जो दूरी मापते हैं वो क्या ऋणात्मक होती है। प्रधान अक्ष के ऊपर की चीज़ें धनात्मक होती है। यानी प्रधान अक्ष के ऊपर की चीज़ें, प्रधान अक्ष कहाँ होता है? देखिए ये दर्पण मान लीजिए और यहाँ पे ये प्रधान अक्ष है। इसके ऊपर जितना भी चीज़ होगी प्लस होगी, और देखिए प्रधान अक्ष के नीचे और ये वाला चीज़ ऊपर वाला चीज़ प्लस है, नीचे वाला चीज़ क्या होता है? माइनस होता है। ये चीज़ें ऋणात्मक होती है। प्रधान अक्ष के ऊपर प्लस होता है, प्रधान अक्ष के नीचे क्या होता है? माइनस होता है। चलिए अब यहाँ देखिए अवतल दर्पण, अवतल उत्तल और समतल दर्पण की पहचान कैसे करें? कह रहा है अवतल उत्तल समतल दर्पण की पहचान कैसे करेंगे? अब देखिए सबसे पहला नंबर क नंबर दे के यहाँ गया है कि स्पर्श करके मतलब छू करके। किसी को नहीं कहता आप स्पर्श करते, मतलब वही है स्पर्श में यानी छू करके हम बोलते हैं इस नियम को। देखिए जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो वह
अवतल दर्पण कहलाता है। वह अवतल दर्पण होगा मतलब जिसका, जैसे हम छू करके दर्पण का परावर्तक सतह देंगे, यदि वह धंसा हुआ रहेगा तो कौन सा दर्पण होगा, वह अवतल दर्पण होगा। अब यहाँ देखिए, जिसका परावर्तक सतह उभरा और वह उत्तल दर्पण होगा। जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ है यानी उभरा हुआ हो उसे क्या कहेंगे, और उत्तल दर्पण कहेंगे, वह उत्तल दर्पण है। जिसका परावर्तक बिल्कुल समतल, देखिए नामे से समतल दर्पण, परावर्तक सतह समतल हो, समतल दर्पण होगा। जैसे हम छुएंगे हाथ से उसका परावर्तक सतह को, यदि समतल होगा तो वह दर्पण समतल होगा। अब यहाँ देखिए कर बिना स्पर्श किए हुए, अब बिना स्पर्श किए हुए कैसे कर सकते हैं, ख नंबर में देखिए बहुत ही बेहतरीन तरीका से, और इसको समझने का आप प्रयास कीजिए। करा यदि प्रतिबिंब कभी बड़ा और कभी छोटा दिखे तो वह अवतल दर्पण है। यदि दर्पण के सामने हम क्या करेंगे, एक वस्तु को ले जाएंगे, यदि प्रतिबिंब बड़ा और छोटा, कभी बड़ा दिखाई पड़ रहा कभी छोटा दिखाई पड़ रहा है, तो वह क्या होगा, वह होगा यानी अवतल। वह हम क्या कहेंगे, वह दर्पण कौन सा होगा, अवतल दर्पण होगा। वह कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण होगा। देखिए यहाँ पे, यदि प्रतिबिंब हमेशा छोटा दिखे तो वह उत्तल होगा। यदि प्रतिबिंब हमेशा छोटा दिखे तो वह क्या होगा, उत्तल दर्पण होगा। यदि प्रतिबिंब हमेशा समान आकार का दिखे तो समतल दर्पण होगा। यदि प्रतिबिंब क्या होगा, समान आकार का हो तो वह क्या होगा, समतल दर्पण होगा। चलिए नेक्स्ट पे। अब यहाँ पे देखिए, अब ये कुछ दिया गया सिद्ध करने के लिए कह रहा है, तो सिद्ध करने वाला चीज़ को हम चाहते हैं कि एक अलग ही क्लास में रखा जाए, अभी इसको छोड़ दिया जाए। अब यहाँ पे देखिए ये दर्पण, देखिए दर्पण भी कह रहा है, दर्पण का सूत्र भी सिद्ध करना पड़ेगा, इसीलिए इन सभी को हम बाद में देखेंगे, अगला यानी क्लास में देख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या अनुबंध फोकस क्या है। अब अनुबंध फोकस के बारे में आपको हम जानकारी देंगे कि अनुबंध फोकस क्या होता है, तो बहुत ही ध्यानपूर्वक से आप सुनने का प्रयास कीजिएगा कि अनुबंध फोकस क्या चीज़ होते हैं। गोलाई वाले दर्पण यानी अवतल या उत्तल के प्रधान अक्ष पर दो ऐसे बिंदु होते हैं कि अगर किसी एक बिंदु पर वस्तु रखी जाए तो दूसरे बिंदु पर उसका प्रतिबिंब बनता है। ये दोनों बिंदु एक दूसरे के सापेक्ष अनुबंध फोकस कहलाते हैं। यानी उत्तल अवतल दर्पण में दो बिंदु होते हैं, यदि एक बिंदु पर वस्तु रख दिए और दूसरा बिंदु पर प्रतिबिंब बन रहा है तो वो क्या है, एक दूसरे की, ये दोनों बिंदु जो होते हैं एक दूसरे के सापेक्ष अनुबंध फोकस कहलाते हैं। उदाहरण देखिए, अब अगर किसी अवतल दर्पण के किसी बिंदु पर प्रकाश डाला जाए और वह किसी दूसरे बिंदु पर केंद्रित होकर प्रतिबिंब बनाए तो ये दोनों बिंदु अनुबंध फोकस होंगे। ये दोनों बिंदु क्या होंगे, अनुबंध फोकस होंगे। अब आवर्धन देखिए भाई किसे कहते हैं, आवर्धन किसे कहते हैं, इसको भी सिद्ध करना पड़ेगा, लेकिन इसका परिभाषा को आप बेहतरीन तरीका से देख लीजिए। करा किसी दर्पण का लेंस द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। यहाँ पे ध्यान सुनिए, किसी दर्पण या लेंस द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। इसे दो तरीकों से मापा जाता है। इसे कितने तरीके से मापा जाता है, इसे दो तरीके से मापा जाता है। यह चीज़ को सिद्ध करना पड़ेगा, सिद्ध करने वाला चीज़ अभी हम नहीं देखेंगे। अब यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं, ऑब्जेक्टिव को भी देखिए कुछ एक बेहतरीन तरीका से। एक अवतल दर्पण के सामने कागज के टुकड़े को कहाँ पर रखा जाए कि वह जलने लगे, यह घटना क्यों होती है। अब देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ से ये यहाँ से काट दीजिए, ऑब्जेक्टिव है ना, ये नहीं होगा। मतलब देखिए फोकस पर सारा अवतल दर्पण का जो सारा प्रकाश कहाँ पे परावर्तित होगी मिलती है, तो फोकस पे मिलता है ना। फोकस पे ही नहीं टेम्परेचर ज़्यादा हाई होगा, तो इसलिए फोकस पे जलने लगेगा। ऑप्शन नंबर सी को टिक कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग, तो हमने क्या बोले थे, अवतल दर्पण का उपयोग है, क्योंकि बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक और काल्पनिक दोनों होता है। क्या होता है, वास्तविक और काल्पनिक दोनों होता है। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो ये जो बनता है अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा।
प्रकाश की किरणें गमन करती है। देखिए प्रकाश हमेशा सीधा लाइन में गमन करता है। क्या चीज़ में गमन करती है प्रकाश? प्रकाश हमेशा सीधा लाइने में गमन करती है, सीधी रेखा में यानी गमन करती है। ऑप्शन नंबर 1 को टिक मारिएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टिकोण से। यहाँ देखिए सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह जो होता है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह किसका होता है? सर्च लाइट में क्या चीज़ का प्रयोग किया जाता है? ये क्या जाता है? उत्तल दर्पण का। ऑप्शन नंबर 1 को टिक करिएगा। और 1 और 2 डी नंबर सर्च लाइट में अवतल का ही किया जाता है। अवतल का तो बहुत कम किया जाता है। दोनों को लगा दिया, ऑप्शन नंबर डी को मार दीजिए। तब इस स्थिति में दोनों है तो ऑप्शन नंबर डी होगा सही। मोटर चालक के सामने साइड मिरर में कौन सा दर्पण लगा होता है? तो आपको बताए थे प्रतिबिंब छोटा देखना चाहिए ना, तो उत्तल होगा। ऑप्शन नंबर बी को टिक करेगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टिकोण से। सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता। सोलर कुकर में हमने क्या बोले थे? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। यहाँ देखिए एक गोलीय दर्पण द्वारा बने या प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब होगा। गोलीय दर्पण में क्या कहता है? ऋणात्मक होगा। ये काल्पनिक, इसका क्या होगा? वास्तविक सीधा। अवतल दर्पण को प्रतिबिंब क्या? ऋणात्मक। ऋणात्मक तो कैसे होता है? ऋणात्मक तो भाई इसमें होगा ना, तो ये होगा वास्तविक होगा। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r के बीच संबंध हम बोले थे आपको, f बराबर r/2 होता है। f बराबर r/2 होता है। ऑप्शन नंबर ए को टिक मारिएगा। लेकिन आपसे कभी काल गुमराह जाए, इसके बट्टे में नहीं कुछ होते, एक होगा तो यानी 2f बराबर r। कभी काल ये दिया रहता ऑप्शन में कि r बराबर क्या होता है? 2f होता है। r बराबर 2f होता है। ऑप्शन नंबर मारिएगा इसको यदि होगा तो। अभी तो नहीं है, कहीं पे गुमराह कर देते हैं बच्चे सबको। यहाँ देखिए दर्पण का सूत्र आप पढ़े हैं ना, दर्पण का सूत्र देखिए क्या होता है? 1/में u, 1/में v प्लस में 1/में u प्लस बराबर क्या होता है? 1/f होता है। यानी 1/में v प्लस 1/में u बराबर क्या होता है? 1/में f होता है। देखिए कहीं पर है 1/में, देखिए 1/में y ले लिया गया, नहीं कहाँ पे चला गया? 1/v, ये तो ऑप्शन नंबर ये तो गलत हो गया ना। है ये तो लिखा हो, देखिए तो मैच कौन सा कर रहा है? 1/में, ये तो लगता है इसमें कुछ त्रुटि हो गया है भी, लेकिन ये होगा। ऑप्शन नंबर मार लीजिएगा, कहीं पर अभी दिखाई नहीं पड़ रहा है इसका ऑप्शन। तो यहाँ देखिए कर प्रकाश तरंग है, प्रकाश विद्युतीय चुंबकीय तरंग है। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। क्या है? विद्युतीय चुंबकीय तरंग। ऑप्शन नंबर बी को टिक। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की होती है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। का समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रवृत्ति क्या होती है? समतल दर्पण में जो होता है वास्तविक और सीधा होता है। वास्तविक और सीधा, आभासी, बराबर भी हो सकता है ना, बराबर तो बनता है, लेकिन ये भी सही है एक हिसाब से। ऑप्शन नंबर डी को मारिएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था ये। किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा? आभासी प्रतिबिंब जो बनता है अवतल दर्पण बनता है। ऑप्शन में बी को टिक करिएगा। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ये लास्ट पेज है, ध्यान से इसको समझने का प्रयास करिएगा। अवतल दर्पण से जिस दूरी पर एक वस्तु को रखा जाए जिससे कि प्रतिबिंब का आकार बराबर हो तो वक्रता केंद्र पर किस इस पढ़ा दिया है, वहाँ पे हम किरण आरेख जो पढ़ा रहे थे फिर भी हम रिपीट कर रहे हैं। किसी गोलीय दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है तो उत्तल दर्पण होगा। काल्पनिक प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण। क्या एक उत्तल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? नहीं बना सकता। ऑप्शन नंबर इसको मारिएगा। एक दर्पण को फोकस दूरी इतना -15 और अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण है, अवतल दर्पण है माइनस है तो क्या अवतल दर्पण होगा? यहाँ देखिएगा गोलीय दर्पण की आवर्धन की परिभाषा दे। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन करते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई क्या अनुपात को आवर्धन कहते हैं? क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं।
तो ये क्लास जो आज पूरा यानी ख़त्म हो चुका है, लेकिन इस बात पर आप ध्यान दें कि अब रह गया है F बराबर R/2, उसके बाद दर्पण सूत्र। ये दोनों चीज़ यदि हम ख़त्म कर देते हैं तो इसका क्या होगा, पूरा ये कंप्लीट हो जाएगा। ये क्या होगा, पूरा कंप्लीट हो जाएंगे, इस चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 उसके अपवर्तन बच जाएगा। अपवर्तन स्टार्ट करेंगे। चलिए उससे पहले ऑब्जेक्टिव भी होगा, कुछ और चीज़ें दर्पण का सूत्र सिद्ध कर देंगे हम अगले क्लास में। मिलते हैं अगले क्लास में, आज के लिए इतना ही।